शुभकामनाएं देते हुए इस समारोह में देवी और सज्जनों, आज हम सभी के लिए गौरव दिवस है। आज हिमाचल दिवस है। आज ही के दिन सन 1948 को हिमाचल पार्ट सी स्टेट के तौर पर अस्तित्व में आया था। तब से अब तक की अनवरत विकास यात्रा में हिमाचल ने स्थायी, समग्र और संतुलित विकास का एक नया मुहावरा गढ़ा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, देश के पहाड़ी राज्यों में हमें सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ते, समावेशी विकास के मिसाल गढ़ते, सबसे संभावनाशील राज्य के उन्नत नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। हमें हिमाचली होने का गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है ठेठ हिमाचलीपन के गौरव को सम्मान के नए आसमान पर पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य हैं। माननीय, बदलते, निखरते, आगे बढ़ते हिमाचल की बलवती आशाओं को पूरा करने के आपके शुभ संकल्प को प्रणाम करते हुए हम आज के समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विशिष्ट मेहमान के तौर पर हमारे मध्य हैं माननीय जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। माननीय, आपका हृदय से स्वागत है। माननीय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री राकेश चंबाल जी, श्री हीरालाल जी, श्री इंद्र सिंह गांधी जी एवं श्री प्रकाश राणा जी, इस कार्यक्रम में हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। मान्यवर पूर्व मंत्री श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे मध्य हैं, आपका स्वागत श्रीमान। सैनिक कल्याण निगम के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष श्री निहाल चंद शर्मा जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद राज बली, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पाल वर्मा, नगर निगम मंडी की नवनिर्वाचित मेयर श्रीमती दीपाली जायसवाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी, सेना, प्रशासन व पुलिस के सभी अधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हम यहाँ हृदय से स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, इस साल जहां हम पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, वहीं हिमाचल दिवस के अमृत महोत्सव की घड़ियां भी नजदीक हैं। यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। हमारा सौभाग्य है इस निर्णायक समय में हमारे नेतृत्व की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के मजबूत हाथों में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आत्मविश्वास से भरे आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए नई सोच के साथ, निर्णायक अप्रोच के साथ, विकास की नव क्रांति से नवयुग का सूत्रपात करने के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। आइए दोस्तों, एक बार कृतज्ञ हृदय की सारी तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। अनुनय माननीय आपसे कृपया इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने, अपना शुभ संदेश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। आज हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी, इंदर सिंह जी, विनोद कुमार जी, राकेश चंबाल जी, हीरालाल जी, इंदर सिंह गांधी जी, प्रकाश राणा जी
पूर्व में विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष रहे ठाकुर गुलाब सिंह जी, मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी, हमारे बीच में सभी बोर्ड निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, मेयर नगर निगम मंडी दीपाली जसवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है। देश की आज़ादी के ठीक 8 माह के पश्चात सन 1948 को आज के ही दिन हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। भाई और बहनों, हिमाचल को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पछौता आंदोलन का एक विशेष स्थान रहा है। मैं हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की अलग पहचान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं वीरभूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके देश की रक्षा की और देश की रक्षा के साथ आज ये भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। प्रिय प्रदेशवासियों, यह हम सब जानते हैं कि प्रदेश में अस्तित्व में आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ हुई थी। उस समय यहाँ साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में मात्र 4.8% थी। शैक्षणिक संस्थान केवल हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। स्वास्थ्य संस्थान केवल 88 थे। मात्र 228 किलोमीटर लंबी सड़क उस वक्त हिमाचल प्रदेश में थी और वो भी अधिकतर कच्ची थी। बिजली की सुविधा मात्र 6 गांव तक ही सीमित थी और उस समय हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय का अगर हम जिक्र करें वो मात्र 240 रुपये प्रति वर्ष थी, प्रति व्यक्ति थी। वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना, उस समय तक भी यहाँ कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से विकास को गति देना बहुत कठिन काम था। और वर्ष 1971 में प्रदेश में उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ आगे बढ़ा, अपना सफर शुरू किया, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 10,617 किलोमीटर सड़कें लंबी सड़कें थी और साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में 31.96% थी। प्रदेश में 4,693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3,249 गांव में उपलब्ध थी और उस वक्त हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आने के बाद पूर्ण राज्यत्व के सफर में आगे बढ़ रहा था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1971 में प्रति व्यक्ति आय
सिर्फ 651 रुपये थी। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशाली प्रदेशों में गिनी जाती है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर के 38,470 किलोमीटर हो गई। 14,000 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें हिमाचल प्रदेश की सड़कों से जुड़ गई हैं और शेष पंचायतों को जोड़ने का भी हमारा लक्ष्य जो है वो 2022 तक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, 2022 से पहले हम हिमाचल प्रदेश की सभी 3,615 जो पंचायतें बनी हैं, जिसमें इस बार हमने हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का भी गठन किया है, सभी पंचायतों को सड़क में जोड़ने की स्थिति में हो पाएंगे। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात कहें, आज 15,553 शिक्षण संस्थान हैं। साक्षरता दर की अगर हम बात कहें, हम केरल के बाद दूसरे स्थान पर पूरे भारतवर्ष में हैं और 82.80 हमारी साक्षरता दर आज की तारीख में है। और मुझे लगता है कि हम गलत नहीं अगर आज की तारीख में, क्योंकि ये सर्वेक्षण बहुत पहले का है, अगर सर्वेक्षण आज की तारीख में अगर हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश केरल से पीछे नहीं है, केरल से हम आगे हो सकते हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थान का एक सुदृढ़ नेटवर्क है और आज हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में बिजली है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी गांव जो है बिजली की सुविधा के बिना नहीं है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है हमारा ये प्रदेश जो है ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 10,600 मेगावाट हिमाचल प्रदेश जो है हाईवे सेक्टर में हमारी बिजली पैदा होती है, जो पूरे देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। जहां पूरे देश में 45,000 मेगावाट पूरे देश भर में बिजली हाईवे सेक्टर में बनती है और उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छोटे इस प्रदेश का योगदान जो है वो 10,600 मेगावाट से ज़्यादा का है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज ये कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम हिमाचल दिवस का यहाँ पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पद्धर में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मैं सभी मंडी वासियों को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी मैं यहाँ आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके आप सबको जहाँ बधाई देता हूँ, जहाँ आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है कांगड़ा के बाद, और स्वाभाविक रूप से मंडी जिला का हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज की तारीख में भी हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला अलग पहचान के साथ अपने योगदान को हमेशा आगे देता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां समाज कल्याण व उत्थान को विशेष प्राथमिकता हमने दी है। मंडी जिला में विभिन्न श्रेणियों के 1,09,870 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है, जिस पर सालाना 160 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं मंडी जिला के अंदर। और उसी तरह से जो हमारी गृहिणी सुविधा योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार बनने के बाद हमने शुरू की थी, उस योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में 55,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को वितरित कर रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं कहना चाहता हूं, जिला मंडी में हमारी सरकार ने 23 पाठशालाओं और उच्च पाठशालाओं व 7 को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत भी किया है। और उसी प्रकार से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि मंडी जिला के अंतर्गत ही अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी हमारे नेर चौक में यहाँ पर स्थापित की गई है, और यहाँ बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और उसी प्रकार से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हमारे मंडी जिला के अंतर्गत हुई है। और मंडी जिला के अंतर्गत हमारी IIT अपना योगदान इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
कमान नामक स्थान पर दे रही है, और जहां पिछले दिनों मुझे जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अलग पहचान के साथ ये संस्थान आगे बढ़ करके मंडी जिला का नहीं, हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। जिले में सड़कों के निर्माण के संदर्भ में अगर हम बात कहें, लगभग 1000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले हिमाचल में 2022 तक ही 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं मंडी में 100% कवरेज के लक्ष्य को मार्च 2022 तक जो है हम हासिल कर लेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बीते 3 वर्षों में मंडी जिला में 84,620 घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं। वहीं सिंचाई सुविधा के विकास पर जिला में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मंडी में पर्यटन गतिविधियों को रफ्तार दी जा रही है। मंडी में 150 करोड़ की लागत से शिवधाम की आधारशिला हमने अभी हाल ही में रखी है, और मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति हमारी मंडी जिला के अंदर हम करने जा रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर एक टूरिज्म के एक डेस्टिनेशन जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करके मंडी को देंगे। ये भी हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न जो है इस दिशा में आगे चल रहा है। मंडी जिला के अंतर्गत हम इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं बने तो उसके लिए भी हमने मंडी का बल्ह विधानसभा क्षेत्र का इलाका चयनित किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे गृह मंत्री जी हैं, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश में जब फाइनेंस कमीशन का दौरा हुआ तो उस वक्त भी हमने इस एयरपोर्ट के संदर्भ में बहुत जोरदार ढंग से पैरवी की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अनुशंसा की है कि मंडी के एयरपोर्ट के लिए ये बहुत जायज़ मांग है, और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की उन्होंने अनुशंसा की है केंद्र सरकार के लिए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बातें मंडी के अंदर, मंडी के हमारे इसमें कर रहे हैं। मंडी का हमारा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान के साथ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी का हमारा नेर चौक का जो मेडिकल कॉलेज है अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां मंडी वासियों को दे रहे हैं, वहां कुल्लू जिला, लाहौल जिला, चंबा के इलाके के लोग भी, जो हमारे पांगी घाटी के लोग जो है वो मंडी में इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। और इस दृष्टि से आज के इस दौर में हम इस बात को कह सकते हैं, इस संस्थान को और भी मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके हम काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखता हूं कि हम आगे बढ़ करके उसमें निश्चित रूप से काम करेंगे। जहां तक आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 3.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, मैं आप सबका और हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमको लगातार सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद से, सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। हम इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश में 1 साल, हमारा 1 साल से ज़्यादा का वक्त हमारा कोविड-19 के इस दौर ने जो है वो प्रभावित किया। विकास कार्य भी प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों का जीवन भी जो है वो संकट के कारण जो है, इस वायरस के कारण जो है वो खतरे में पड़ा। बहुत सारे लोग जो है संक्रमित होकर के इस दुनिया से चले गए। इस बात की हमें बहुत बड़ी पीड़ा है। और मैं उन सभी जो ऐसे लोग जो जिनका देहांत जो है वो दुखद निधन अगर इस वायरस की वजह से हुआ है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। भाई और बहनों, जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल की बात है, मैं इस बात को मैं कह सकता हूं
कि बहुत बेहतर ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल में विकास को गति देने के साथ साथ में आम जनमानस के लिए, गरीब जनता के लिए जो मदद की जिस रूप में की जा सकती थी उस करने के लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल अपनी अलग पहचान के साथ बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता दिख रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे वाक्य हैं, ऐसे उपलब्धियां हैं जहां हिमाचल प्रदेश ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाई है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये सहज रूप से संभव नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश के अपने सभी भाई और बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस मुकाम पर जहां हम पहुंचे हैं, जहां हम खड़े हैं, यहां पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सहयोग रहा है। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, कुछ नई योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में हमने गतिविधियां शुरू की, कामकाज शुरू किया। हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात थी, 70 साल के ऊपर का एक निर्णय हमने सभी बुजुर्गों के लिए लिया कि जिनकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है, आय सीमा में छूट देते हुए सबको पेंशन देने का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट का निर्णय ये रहा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस पेंशन के वजह से जो है उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। मुझे इस बात को लेकर के आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में हमने इस योजना के अंतर्गत जो प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में हमने जो निर्णय लिया 80 साल से 70 साल का ये पेंशन देने का, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम जो इस वक्त जो है 642 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। और ये भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने छोटे छोटे निर्णय इस प्रकार से लिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके, लोगों को राहत कैसे दे सकें, लोगों की हम मदद ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकें। एक कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू किया जिसका नाम हमने जनमंच रखा। जनमंच इस प्रकार का कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो। हमारा गांव का आदमी शहर में दफ्तर के चक्कर में जाने के बजाय जो अपने गांव में आकर के ही वहां पर समस्या का समाधान करने में कामयाब हो, सफल हो, उस दृष्टि से हमने जनमंच की एक शुरुआत की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरे देश भर में अलग तरह का कार्यक्रम है, जहां भरी सभा में माइक दे करके जिसकी शिकायत है उसको शिकायत करने का अवसर दिया जाता है। वो अपनी शिकायत का जिक्र माइक के माध्यम से भरी सभा में करता है और मौके पर वहां पर मंत्रिमंडल का हमारा मंत्री और सभी जिला के प्रमुख अधिकारीगण वहां बैठ कर उसकी समस्या को सुनते हैं और मौके पर समस्या का समाधान करते हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने 200 जनमंच का आयोजन किया और जिसमें 48,694 शिकायतें वो मांग पत्र प्राप्त हुए और इनमें से लगभग 90% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। उससे आगे बढ़कर के हमने ये भी सोचा कि गांव का आदमी अगर जनमंच में जा सके, वहां समस्या का समाधान हो वो तो है, लेकिन उसके अलावा घर बैठे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए भी हमने प्रयत्न किया। और हमने आज टेक्नोलॉजी को आगे उसका उपयोग करते हुए 1100 यानी कि सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की जो हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, ये भी एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग रहा जिसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो है वो घर बैठे लोगों को करवाने में हम कामयाब हुए, सफल हुए। इसके लिए भी मैं पूरे हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, हमारे हिमाचल प्रदेश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए योजना शुरुआत की तो उज्ज्वला योजना की, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन प्राप्त हुआ। लेकिन इस बात को भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे रह गए थे जिनके घरों में गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा था। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अपनी योजना गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की और उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश का गांव का चाहे कितना सुदूर इलाके में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, उसको भी हम गैस का चूल्हा दे करके छोड़ेंगे। और हमने आगे बढ़कर के उसमें काम किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल में हमने 2,92,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में घर में लोगों को पहुंचा करके दिए और पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य आज की तारीख में है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और हमने ये भी तय किया है कि ये कार्यक्रम, ये हमारी योजना आने वाले समय में भी इसको हम कायम रखेंगे, जारी रखेंगे और उस दृष्टि से आगे बढ़कर के हम काम कर रहे हैं। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश के लिए की, यानी कि पूरे देश के गरीब आदमी का इलाज सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ करे। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उनको देने का उस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22 लाख लोगों का हिस्सा जो है इस योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर हुआ। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बाकी आबादी का हिस्सा जो लगभग 50 लाख के लगभग बचता था, हमने कहा कि उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रदेश की एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने हिम केयर रखा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिम केयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, विशेष तौर से गरीब लोगों को ये योजना बहुत उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1,25,000 लाभार्थियों को 129 करोड़ से ज़्यादा अभी तक हम इसमें खर्च कर चुके हैं। ऐसे लोग जो अपना स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज करने में जिनको कठिनाई हो रही थी, हमने सरकार की ओर से इन सभी लोगों का इलाज करके उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा है। स्वस्थ होकर के वो अपने परिवार के साथ आज जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मदद करने की दृष्टि से काम करने की कोशिश की और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने सहारा रखा। और सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब लोग, ऐसे लोग जो किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, ऐसी परिस्थिति में वो जिंदा है, बिस्तर में पड़ा है, चल नहीं सकता है, परिवार के किसी आदमी को हमेशा उनके पास मदद के लिए बैठे रहना पड़ता है, नज़दीक रहना पड़ता है। ऐसे गरीब लोगों के लिए हमने ये तय किया कि सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद हिमाचल प्रदेश में हमने ये तय किया कि ऐसे गरीब लोगों के लिए जो चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं और ज़िंदगी भर उनका इलाज चलता रहेगा, 3,000 रुपये हर महीने का उनके हम खाते में डाल रहे हैं, उनकी मदद के लिए डाल रहे हैं। ये भी इस प्रकार की एक योजना है जो अलग तरह की योजना हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 11,187 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो है हमने जिनको हमने 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि अभी तक हमने जारी कर दी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद हुई है। भाई और बहनों, 18 से 45 वर्ष के युवाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की है। और इस योजना के अंतर्गत हमने एक प्रयत्न किया है कि सभी बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देना ये संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपना नौजवान अपने पांव पर खड़ा होकर के कुछ नया काम करना चाहे, उसके लिए मदद का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और इस योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए की जो परियोजना लागत पर जो है 25% हमारे नौजवानों को और जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको 30%
और जो विधवा हैं उनको 35% जो है सब्सिडी देकर के उनको हमने मदद करने की हमने कोशिश की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत तेजी से इस योजना में लोगों का बहुत बड़ा रुझान हम देख रहे हैं। अभी तक जो है वो 2700 लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में। और सरकार की ओर से अभी तक जो सब्सिडी हमने जारी कर दी है 70 करोड़ रुपए हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश में ऐसे नौजवानों को स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सब्सिडी जारी की है। और उसी तरह से मुझे आपके बीच में इस बात को भी कहते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश में भी हम अलग हट करके काम करने की हमको शुरुआत करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए। हमने देखा कि पूरे देश के दूसरे राज्य में बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए सभी सरकारें प्रयत्नशील हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हमने इसी प्रकार से एक आयोजन किया जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में हमने जो की थी, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है उसमें 96,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और उसमें से 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दी। और 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की हम आने वाले समय में बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी आकर के अपना योगदान दे इस विकास में, यहाँ के विकास में, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। और इसी तरह से मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, जहां भी हम हिमाचल प्रदेश में गांव में जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे पास जो है कागज लेकर के एप्लीकेशन दे करके जो हमारे समक्ष अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि हमें मकान चाहिए। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश पूरे देश भर में है जहां कोई भी आदमी फुटपाथ पर नहीं सोता है। गरीब आदमी है लेकिन फिर भी उसके पास घर है। घर बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी घर है। घर नया नहीं है, पुराना है, टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास अपना घर है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कहा गरीब आदमी के पास भी अच्छा घर हो और वो घर में खुद भी रह सके, परिवार के सदस्य भी आराम से रह सके। जहां हिमाचल प्रदेश में हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत जो है हिमाचल में हमारे अभी तक 3,000-4,000 के लगभग मकान हर वर्ष वितरित किए जाते थे, दिए जाते थे, स्वीकृत किए जाते थे सरकार की ओर से। हमने इस लक्ष्य को पिछले साल बढ़ा करके 10,000 किया और वर्तमान बजट में हमने इसको बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में कोई भी आदमी घर के बिना नहीं रहे। और घर के बिना तो वैसे है नहीं, मैं जैसा जिक्र कर रहा था, लेकिन जिसके पास भी घर हो उसका घर अच्छा हो, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साथी मित्रों के साथ वहाँ पर अपने घर में वो प्रसन्नता के साथ रह सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने अब एक साल में जो है अब के बजट में जो प्रावधान किया है, हम 12,000 मकान इस बार हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को देंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के पास अपना एक घर हो सके। और उसी तरह से आगे बढ़ करके शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात कहें, राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को एक नहीं अनेक क्षेत्र में मिले। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है 2017-18 में जो प्रदेश के देश भर में प्रथम स्थान उसमें प्रथम स्थान मिला और 2019 में इंडिया टुडे द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और इस बात को लेकर के भी मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए जो है वो अपना एक अलग पहचान जो है वो बनाने में सफल हुआ है। और जहां प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे दस्तकार हैं, उनको भी हमने विशेष योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। पेयजल योजना के क्षेत्र में आज हमारे लिए खुशी की बात है, यहाँ पर आपके रंग विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, इस बारिश का इंतजार हम कई दिनों से कर रहे थे। आज हमारे लिए खुशी की बात है, देवता करुण नाग जी का आशीर्वाद हुआ है और यहाँ बारिश है और बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश जो है हुरुम नाग जो है वो देवता जो है उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ में है। और स्वाभाविक रूप से आज क्या हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इस सूखे के इस दौर में से बारिश हो और बारिश से जो है वो हमारे
हरियाली चारों तरफ जो होनी चाहिए उसको भी हम देख सकें और उसके साथ में पानी का जो बढ़ता संकट है उस दौर में से हम निकल सकें। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो महत्वाकांक्षी हमारी जल जीवन मिशन योजना है ये बहुत प्रभावी ढंग से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। देश भर में 3.5 लाख करोड़ की लागत से चलाए जा रहे इस मिशन के तहत जो है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नल से स्वच्छ पेयजल देने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है और प्रदेश के लक्ष्य जुलाई 2022 तक पूरा कर देगा, ऐसा हमारा एक कहना है कि हम उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगस्त 2019 से आरंभ जो प्रथम चरण में लगभग 2,900 करोड़ रुपए की लागत से 327 योजनाएं स्वीकृत हुई और इसके उपरांत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 530 और वर्ष 2020-21 के लिए 696 योजनाएं स्वीकृत की। अब तक लगभग 2,12,000 घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश इस कार्य में पूरे देश भर में पहले स्थान पर है, सबसे बेहतर काम कर रहा है। इसके लिए मैं मंत्रालय को भी बधाई देता हूं और उसके साथ हिमाचल वासियों को भी बधाई दे देता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, आज हिमाचल प्रदेश में 38,470 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें हमारे पास हैं, 2,226 पुल हैं। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,915 किलोमीटर लंबी 283 सड़कों का निर्माण किया गया है, जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक है। बहुत ज़्यादा जिसको मैं कह सकता हूँ, सड़कों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से काम किया है और आने वाले समय में भी हमारा लक्ष्य है कि हर एक गांव को सड़क की सुविधा मिले। मैं इस अवसर पर इस बात को भी जरूर कहना चाहूँगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की, अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी राज्यों में ये सड़कें गांव तक पहुंचती आज की तारीख में संभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये हम संभव कर पाए हैं। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं। उनका हिमाचल के साथ बहुत बड़ा एक लगाव था, प्यार था और उनने हमेशा जो है हिमाचल के लिए इस दृष्टि से बहुत बड़ा सहयोग किया है। हिमाचल प्रदेश में हमने खुशहाल खेती, खुशहाल किसान, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के तहत जो है वो एक नई योजना की शुरुआत की है और उसके अंतर्गत हमने जो एक नया प्रयत्न किया है जो प्राकृतिक खेती, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उसमें भी हम काफ़ी हद तक हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के तहत 5,595 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है तथा 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने में जिनने रुचि दिखा करके काम किया है उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूं। उनका एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जहां बागवानी के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश जो है फल राज्य के रूप में जो है वो भी जाना जाता है और प्रदेश में 1134 करोड़ की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना, 1,000 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में बागवानी के नए आयाम स्थापित होंगे। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पुष्प उत्पादकों को भी हम आगे प्रोत्साहित करके 23.60 करोड़ रुपए के अनुदान दिया है। ये भी अपने आप में एक उस क्षेत्र में, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पुष्प उत्पादक जो है अपना बेहतरीन पुष्प के उत्पादन में काम कर सकें और मार्केट तक उनको सही इस पर पहुंचा सकें। भाई और बहनों, बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा आज के इस कार्यक्रम में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में 15 वर्षों के बाद 412 नई पंचायतों का गठन किया है और उसके साथ साथ में 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया है और अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में 3 नई कॉरपोरेशन का जो है नगर निगमों का भी गठन किया, जिनके हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। धर्मशाला में और शिमला में हमारे पास पुरानी कॉरपोरेशन थी। पालमपुर, मंडी और सोलन में हमने नई कॉरपोरेशन बना करके हमने तैयार किया और वहाँ पर भी जो चुनाव हुए हैं वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को मैं भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। शहर बढ़ते जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से शहर में व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग के साथ काम करने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं इन कॉरपोरेशन के बनाने से वो संभव हो पाएगा और जो चुने हुए प्रतिनिधि बेहतर ढंग से जो है अपने 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 उस दायित्व का निर्वहन करते हुए काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोविड का संकट भाई और बहनों अभी तक समाप्त नहीं हुआ, लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहा है और इस संकट की वजह से पूरा देश भी परेशानी के दौर में से गुजर रहा है और मैं समझता हूं पूरा विश्व भी इस संकट के दौर में से गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश भी। एक दौर था हिमाचल प्रदेश में हमने कोविड के मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोविड के मामलों में लगातार जो है उसमें कमी भी आई थी। अभी फरवरी के माह में 218 मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के रह गए थे, लेकिन फिर से एक नई लहर जो है कोविड की पूरे देश भर में सभी राज्यों में पहुंची और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में आजकल संक्रमण फैला हुआ है। बहुत बड़ी सावधानी के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है, आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत बड़ा योगदान मिला। पिछली बार जब कोविड का संकट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, आपने राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, आपने गांव में जाकर के जनप्रतिनिधियों ने जाकर के, आम लोगों ने जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक किया। अभी भी मुझे लगता है कि वो काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है और विशेष तौर से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे तो विशेष ज़्यादा आग्रह करना चाहूँगा कि इस संकट के क्षण में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सबके ऊपर है। उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आप इस प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालने में सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए जो हमने कहा है कि अभी तक भी हमारे पास जो इस वायरस से बचने के लिए, इस संकट से बचने के लिए उपाय वही है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद बुजुर्ग लोगों से इस बात के लिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ के इलाकों में ना जाएं, क्योंकि अब की बार का ये वायरस पिछले वायरस की तुलना में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलाने वाला है। और ये भी हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि इस बार इस वायरस की वजह से जो मृत्यु दर में भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और मैं इस बात को लेकर के भी आप सबके बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे हमारे वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिसमें हमने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सें हैं, सफाई कर्मचारी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, हमारे और विभागों के जिन लोगों ने अभी कोविड के इस दौरान जो है अपने जान को हथेली में रख करके जीवन को संकट में डाल करके गरीब लोगों की मदद की है, उनके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी उनकी भूमिका जो आने वाले समय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, उस भूमिका को वो निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर कहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा समस्त जनता से, पूरे प्रदेशवासियों से कि इस कोविड के संकट के दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, उनका हम पालन करें। आजकल नवरात्रों के दिन हैं, बहुत दुखी होकर के हमको ये निर्णय करना पड़ा कि मंदिर तो हमने खोल रखे हैं, दर्शन कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के आयोजन नवरात्रों के दिनों में होते थे, उन आयोजनों के लिए खासतौर से जगराते, भंडारे, लंगर जो लगते थे, उसके लिए हमने विवश होकर के हमको उस पर रोक लगानी पड़ी है। और उसी प्रकार से हमको इस बात को लेकर के भी आपके बीच में मुझे ये ज़रूर कहना है
कि शादियों का भी इन दिनों में काफ़ी बड़ा दौर चला है। स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने पिछले साल शादी इसलिए नहीं करवाई परिवार के किसी सदस्य की, बेटे की, बेटी की, कारण कि भाई कोविड चल रहा था, और इस बार वो शादी करवाने के लिए जब अब इन दिनों में मुहूर्त निकाल करके आगे बढ़े तो ये संकट फिर से उनके सामने आ गया है। शादियां होंगी, उस पर कोई ऐतराज नहीं। मेरा उसमें विनम्र निवेदन है कि हम शादियां छोटी करें, सूक्ष्म करें। ये धाम के आयोजन, बड़े आयोजन, उससे हम परहेज करने की कोशिश करें। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले कल हमको, क्योंकि इस वायरस की वजह से हमने इस बार देखा है कि पूरे देश भर में जो पिछली बार अंतर था और अब की बार जो अंतर है, पिछली बार हमारे छोटी आयु के बच्चे, स्कूल के जो बच्चे, नौजवान बच्चे जो है कम संक्रमित हुए थे, संक्रमण उनके बीच में बहुत कम था। लेकिन अब की बार नौजवान बच्चों के बीच में भी ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। स्कूल में हमारे छोटी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे वो भी संक्रमित बड़ी संख्या में हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में पिछले कल हमको निर्णय लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया, सीबीएसई के 10th के जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए और रद्द कर दिए गए। और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों ने भी विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय किया कि फ़िलहाल हमने अपने बच्चों के जो एग्ज़ाम 10th के, +2 के और हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं। 1 मई तक हम सारी सिचुएशन को एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद 17 मई तक तो है वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। 17 मई के बाद अगली तारीख दी जा सकती है अगर हालात सुधरे तो इस बात को लेकर के हमको ये निर्णय हमको करने पड़े। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है व्यक्ति का जीवन। हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन की हम रक्षा करें, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय हमको लेना पड़ा है। इस निर्णय के साथ मैं समझता हूँ कि काफ़ी बच्चों को भी असुविधा हुई होगी और बहुत बड़ी कठिनाई भी हुई होगी, लेकिन अंततः गत्वा आखिरकार जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। मुझे इस बात को लेकर के भी आपके बीच में ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे इस कोविड के काम में जो लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो हमारे क्लास 3, क्लास 4 के जो ऐसे कर्मचारी हैं जो सीधा कोविड-19 के पेशेंट की जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनके इलाज में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, सीधे डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जैसे वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, क्लास 4 और आशा क्लास 4 के जो हमारे कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सभी को जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन सेवाएं हमारे लिए दिए हैं। क्योंकि इस वायरस के कारण परिवार का सदस्य जब मरीज के पास जा नहीं सकता है, यही लोग उनका परिवार है, मरीजों का यही उनके रिश्तेदार हैं, यही लोग उनके अपने हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। और उनके लिए मैं माह अप्रैल और मई 2 माह के लिए जो है वो प्रति माह 1500 रुपये की दर से जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है ऑनरेरियम की घोषणा करता हूँ। 1500 रुपये इनको दिया जाएगा, जिनका मैंने जिक्र किया। वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, क्लास 3 एम्प्लॉयज़ हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सबको। और उसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 के पेशेंट के नंबर में जो वृद्धि लगातार हो रही है और उसके कारण जो है वो हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पिछले साल का हमारा टूरिज़्म का हमारा सीज़न सारा डिस्टर्ब हुआ और अब की बार भी बहुत प्रभावित हुआ है। तो इसलिए टूरिज़्म इंडस्ट्री पर जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा उसको देखते हुए जो हमारी जो इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम को जो है वो 3 माह के लिए अर्थात जून 2021 तक इसको बढ़ाने की भी मैं यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में घोषणा करता हूँ, ताकि उन लोगों को थोड़ी राहत इसमें मिल सके। उसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे चाहे होटल्स हैं, टूरिस्ट लॉज हैं, टूरिज़्म यूनिट्स हैं, कि जो हमारे जो डिमांड चार्जेज होते थे जो पानी के, बिजली के, उसके लिए भी हमने तय किया है कि 2
जो हमारे कमर्शियल जो चार्जेस होते थे 2 माह के लिए उनको हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है, ताकि उनको भी हम राहत दे सकें, और बाद में अगर स्थिति में सुधार होगा तो आगे उस पर विचार करेंगे। और इसी प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो डिमांड चार्जेस जो लगते हैं उनको भी जो है वो हम स्थगित करने के लिए फिलहाल यह मैं घोषणा करता हूं, ताकि आने वाले समय में जब कोविड की सिचुएशन सुधरेगी, ताकि वहां पर भी उनकी भी हम मदद कर सके। उस दृष्टि से भी मैं आपके बीच में ये बात कह रहा हूं। और उसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें भी जो कोविड-19 का जो प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ा है। अतः मैं घोषणा करता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए भी इंटरेस्ट सबमिशन की योजना तैयार की जाएगी, ताकि उनको भी हम और मदद कर सकें, ताकि उनके लिए जो कठिनाई का दौर उनके सामने आया, उनके परिवार के लिए आया, उसमें हम मदद करके जो है उनके लिए आसान शर्तों पर जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उन सारी चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे। इसी तरह से जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इसी सेक्टर में विशेष तौर पर जो स्टेज कैरिजेस की को हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो SRT की अगर मैं बात कहूँ तो उसके लिए अप्रैल से जून महीने तक 50% की छूट दी जाएगी। ये भी हम आपके बीच में यहाँ पर कहना चाहते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस तथा टैक्सीज के जो हमारे जो टैक्सियाँ होती हैं हमारी, उनको भी हम पैसेंजर टैक्स में भी हम 3 माह के लिए अर्थात अप्रैल से लेकर के जून तक के लिए 50% की छूट देने की उसमें घोषणा करता हूं, ताकि उनको भी हम थोड़ी मदद कर सकें। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें आज के इस अवसर पर कही जा सकती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बातें प्रमुख रूप से आज के इस अवसर पर उचित थी, जो ज़रूरी लग रही थी, महत्वपूर्ण थी, उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी को आज यहाँ हिमाचल दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात और उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा 1971 में मिलने के पश्चात पूर्ण राज्यत्व के हमारे 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 50 वर्ष का ये सफ़र गौरवमयी सफ़र रहा है, और 50 वर्षों का ये सफ़र हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को मैं समर्पित करता हूँ। आज जहाँ हम पहुँचे हैं, इसमें यहाँ पर पहुँचाने में आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है। और हमने इस बार सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार स्वर्ण जयंती का हमारा जो स्टेटहुड का जो एक प्लान था, एक योजना थी, उसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हमने तय किए थे हिमाचल प्रदेश में, वो संभव नहीं हो पा रहे हैं। कोविड के कारण हमने फिलहाल वो स्थगित किए हैं। कोविड के मामलों में अगर कमी आती है तो हम हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिनने हिमाचल के विकास में अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है, और जिनके सहयोग और उनके योगदान से हिमाचल प्रदेश आज यहाँ पर पहुँचा है। तो हम आने वाले समय में सारी चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। जब भी ये कोविड के मामलों में कमी होगी तो हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में उस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसका स्वरूप हम तय कर रहे हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आओ इस अवसर पर हम प्रण लें कि हम अपने प्रदेश को एक जीवंत आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने और प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे, सहयोग देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री आपका। ये तिरंगा आसमां पर शान से लहराएगा, शौर्य केसरिया हमारा
चक्र है प्रतिभा पत्नी किसके? श्वेत रंगों में प्यारा, शांति का करता इशारा, ये हरा खुशियों भरा है, सोना उचाती भरा है, ये तिरंगा सारी दुनिया में उजाला लाएगा, ये तिरंगा आसमां पर शान से लहराएगा। आइए दोस्तों, विश्व भर में हर भारतीय के अस्तित्व, अस्मिता और अहमियत के परिचायक अपने राष्ट्रीय ध्वज को बहुत सम्मान और समर्पण भरे हृदय से प्रणाम करें और मां भारती के चरणों में आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ वंदन करें और आगाज करते हैं आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार एक समूह गान के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सबल संरक्षण में संपूर्ण हिमाचल एक निष्ठ होकर, एक मत होकर पूरी मजबूती से खड़ा है, विकास पथ पर तेज गति से आगे बढ़ा है। हिमाचली की एकता को समर्पित एक समूह गान आपके मध्य आप सब इस गान में